हमारी आज की जो अवेयरनेस की वीडियो है वो हमारा टॉपिक है ब्रेन ट्यूमर्स के ऊपर। तो ब्रेन ट्यूमर्स के बारे में हम सबसे पहले बात कर लेते हैं कि ब्रेन ट्यूमर्स होते क्या हैं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर सैयद इरफान अली शाह है। मैं कंसल्टेंट न्यूरोसर्जन हूँ सिविल हॉस्पिटल कराची में। मैं उसके अलावा हैदराबाद और कराची में डिफरेंट जगह पे प्रैक्टिस कर रहा हूँ लास्ट 6 ईयर्स से। और हमारी आज की जो अवेयरनेस की वीडियो है वो हमारा टॉपिक है ब्रेन ट्यूमर्स के ऊपर। तो ब्रेन ट्यूमर्स के बारे में हम सबसे पहले बात कर लेते हैं कि ब्रेन ट्यूमर्स होते क्या हैं। देखें, ब्रेन ट्यूमर हम उस चीज़ को कहते हैं कि हमारे बॉडी के किसी भी नॉर्मल सेल की जब भी कोई एबनॉर्मल ग्रोथ हो तो उस चीज़ को हम ट्यूमर बोलते हैं। अब ब्रेन ट्यूमर्स जो होते हैं वो दो उनकी टाइप्स होती हैं। एक बेनाइन ब्रेन ट्यूमर्स होते हैं, दूसरे मैलिग्नेंट यानी कि कैंसरस ब्रेन ट्यूमर्स होते हैं। जो बेनाइन ब्रेन ट्यूमर्स होते हैं अगर तो हम उनको सही टाइम पे सर्जरी कर लें तो वो पेशेंट बिल्कुल ठीक हो जाते हैं और उनमें दोबारा वो ट्यूमर्स होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। जो दूसरी टाइप है मैलिग्नेंट यानी कि जिसको हम कैंसर बोलते हैं, उसको बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है कि हम किस स्टेज पे उसकी हम ट्रीटमेंट कर रहे हैं और मॉडलिटी ऑफ ट्रीटमेंट क्या है। अगर तो उस किस्म के ट्यूमर्स को भी टाइमली ट्रीट किया जाए तो आजकल जितनी ज़्यादा रिसर्च आगे प्रोसीड कर चुकी है साइंस में, तो उसमें जो है वो आजकल बहुत ज़्यादा अच्छे रिज़ल्ट्स हैं। लेकिन ये चीज़ डिपेंड करती है कि अगर सिम्टम्स हों तो फौरी तौर पे हम उनको डायग्नोस करें, तो उसमें भी जो है वो ट्रीटमेंट काफ़ी ज़्यादा बेहतर अब हो चुकी है। अच्छा, उसमें अब हम सेकंड बात ये बात कर लेते हैं कि उसके सिम्टम्स क्या होते हैं ब्रेन ट्यूमर्स के। देखें, ब्रेन ट्यूमर्स के कुछ तो कॉमन सिम्टम्स हैं और कुछ उनके स्पेशल सिम्टम्स होते हैं। जो कॉमन सिम्टम्स हैं उनमें सबसे ज़्यादा हेडेक है। अगर उसके बाद हम देखें तो फिट्स होते हैं जिनको हम सीजर्स बोलते हैं, या मिर्गी के झटके हो सकते हैं। पेशेंट को लगातार उल्टियाँ हो सकती हैं, बेहोशी हो सकती है। ये तो हो गए हमारे जनरल सिम्टम्स। इसके बाद हम आ जाते हैं स्पेशल सिम्टम्स। स्पेशल सिम्टम्स डिपेंड करते हैं कि ट्यूमर ब्रेन के किस पार्ट से जो है वो अराइज हो रहा है। वो 4 जगह से हो सकता है। एक तो ब्रेन के अपने सेल के अंदर में से, दूसरा जो ब्रेन में हमारी 12 पेयर ऑफ क्रेनियल नर्व्स जो अराइज होती हैं अगर उन नसों के उसमें से अराइज हों, तीसरा जो ब्रेन की कवरिंग है, चौथा जो हमारे ब्रेन के बाहर जो बोन होती है या जो मसल्स होते हैं। तो डिपेंड करते हैं ये सिम्टम्स। अगर तो ब्रेन के किसी मोटर कॉर्टेक्स में से या ब्रेन के किसी ऐसी जगह से अराइज हों तो उसकी वजह से वीकनेस हो सकती है, नमनेस हो सकती है। अगर क्रेनियल नर्व से अराइज हो रहे हैं तो उसकी वजह से मरीज़ को ऐसा हो सकता है कि पेशेंट को दिखने में मसला हो, पेशेंट को जो है वो किसी एक साइड जो है वो आँखों में वीकनेस हो, पेशेंट को जो है वो निगलने में मुश्किल हो, पेशेंट को फेशियल पाल्सी हो सकती है। तो डिपेंड करता है कौन सी नर्व से जो है वो ट्यूमर अराइज हो रहा है। लगता है बाजार के खाने बहुत खाते हो। जी डॉक्टर साहब, मैं ये मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर रहा हूँ, वो आप ले लेना। अब कोई भी मसला हो तो मरहम से डॉक्टर की ऑनलाइन कंसल्टेशन बुक करो, क्योंकि डॉक्टर से बात होगी अब घर पर। इसके अलावा अगर कोई जो है वो मेनिंजिस से अराइज होता है तो उसके अपने सिम्टम्स होते हैं, और अगर कोई बोन से होता है तो बोन की डिसफिगरमेंट वगैरह हो सकती है। तो इसके बाद फिर हम ये बात कर लेते हैं कि जो है वो उसके कॉजेज़ क्या होते हैं या रिस्क फैक्टर्स क्या होते हैं। देखें, कॉजेज़ मेनली जो हमने देखे हैं ब्रेन ट्यूमर्स के, वो या तो कोई हेल्थ प्रोफेशनल्स या इवन डॉक्टर्स हों, स्टाफ हों जो ज़्यादातर सीटी स्कैन या एक्सरेज की मशीन्स के साथ काम कर रहे होते हैं, जिनको रेडिएशन का एक्सपोजर बहुत ज़्यादा हो, या वो हमारे लेबरर्स जिनमें जो है वो कोई ऐसी इंडस्ट्रीज़ में, फैक्ट्रीज़ में काम कर रहे हों जहाँ पे केमिकल्स और डाइज़ की जो यूज़ बहुत ज़्यादा होता हो। और उसके अलावा जो है वो फेमिलियल या हेरिडिटरी भी कुछ ट्यूमर्स होते हैं जो कि जेनेटिक चेंजेस की वजह से, जो जीन्स में म्यूटेशंस हों उनकी वजह से नॉर्मल सेल की एबनॉर्मल ग्रोथ हो। दूसरी बात इसमें हम ये देख लेते हैं कि अक्सर जो है वो पैदाइशी तौर पे कुछ बच्चों में भी ब्रेन ट्यूमर्स देखे जाते हैं, जो कि उसमें भी फिर बेनाइन भी होते हैं, मैलिग्नेंट भी होते हैं। उनमें भी बच्चों में भी जो चीज़ जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि अगर किसी बच्चे की दिमाग की हड्डी अभी ना बनी हो तो उनमें जो है वो बच्चों का सर बड़ा हो सकता है,
یا بچوں میں جو ہے وہ مرگی کے جھٹکے ہو سکتے ہیں، یا بے ہوشی ہو سکتی ہے، یا لگاتار الٹی ہو سکتی ہیں۔ اس کے بعد ہم یہ آ جاتے ہیں کہ ہم ٹیومرز کو کس طریقے سے ڈائگنوز کرتے ہیں۔ دیکھیں ڈائگنوسس ٹیومر کا آج کل جو ہے وہ بہت آسان ہو چکا ہے۔ ہمارے ہر ٹرشری کیئر ہاسپٹل میں یا ایزیلی اویلیبل ہے ہمارے پاس سی ٹی اسکین، ایم آر آئی، اور اس کے علاوہ کچھ ٹیومر مارکرز کے بلڈ ٹیسٹ بھی ہوتے ہیں۔ تو آپ کو جو میں نے سمٹمز بتائے ان میں کوئی بھی اگر آپ کو سمٹم ایسا لگے، اس سے آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اگر ان سمٹمز میں سے کوئی بھی سمٹم آپ کو میچ کرتا ہوا لگے تو اپنے ڈاکٹر کو آپ ضرور کنسلٹ کریں، نیورو فزیشین کو، نیورو سرجن کو، تاکہ وہ اس چیز کو ڈائگنوز کر سکیں۔